हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम MPS 003 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चंस है एवरी ईयर रिपीट होते ही हैं, तो बी श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएँ, ताकि जब ये क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आप बिना सोचे आंसर लिख कर आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि आज से लगभग 2500 साल पहले प्लेटो और अरस्तु ने जो आइडियाज़ दिए थे, क्या उनकी कोई रिलेवेंस आज भी है? क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, जस्टिस और गुड गवर्नेंस को समझने के लिए हमें क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ना चाहिए? इसका जवाब है यस। इसलिए क्लासिकल ट्रेडिशन को मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के फाउंडेशन यानी आधारशिला कहा जाता है। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, देन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हेडिंग के थ्रू हमें आंसर देना है, ठीक है? तभी हमारा जो ये आंसर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बनेगा, ठीक है, कि स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, फिर है मीनिंग ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन यानी कि शास्त्रीय परंपरा का अर्थ। तो देखिए, क्लासिकल ट्रेडिशन के अर्थ क्या होते हैं? मतलब है एशियन ग्रीस और रोम में डेवलप हुए जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे। इस ट्रेडिशन के सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स थे प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है। तो इन थिंकर्स ने स्टेट, जस्टिस, सिटीजनशिप, एथिक्स और गुड लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट पर गहरा विचार किया था, ठीक है। तो उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर हासिल करना नहीं था। जो ये प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, इनका मतलब सिर्फ इनका ये कहने का मतलब नहीं था कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर हासिल करना है। पॉलिटिक्स का मेन ऑब्जेक्ट इन्होंने बताया गुड लाइफ और कॉमन गुड, यानी कि उत्तम जीवन और लोक कल्याण की चीज़ें, है ना? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? देखिए, शास्त्रीय परंपरा का अर्थ, शास्त्रीय परंपरा से आसे प्राचीन यूनान में रोम और विकसित राजनीतिक विचारों से है। इस परंपरा में राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि मानव के नैतिक और बौद्धिक विकास का माध्यम भी समझा जाता था। तो एरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा कि भाई देखो, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर हासिल करना ही नहीं कि हमने पावर हासिल कर लिए और ये पॉलिटिक्स हो गया। पॉलिटिक्स का मेन मतलब होता है जो लोगों को एक अच्छी लाइफ दे सके, है ना, और जो लोगों के लिए एक अच्छा लोक कल्याण वाली चीज़ें होती हैं वो हो सके। तो इसी को उन्होंने पॉलिटिक्स कहा। अब हम पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति दर्शन की आधारशिला। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बिल्डिंग इमेजिन करें तो उसकी फाउंडेशन क्लासिकल ट्रेडिशन है। आज हम डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, जस्टिस, इक्वालिटी और लॉ जैसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट की शुरुआत हमें प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग्स में मिलती है। इसीलिए क्लासिकल ट्रेडिशन को पॉलिटिकल फिलॉसफी की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, राजनीति में नैतिकता का महत्व। प्लेटो और एरिस्टोटल ने राजनीति को नैतिकता से जोड़कर देखा। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों के नैतिक जीवन को उन्नत बनाना भी है। आज भी सुशासन और नैतिक नेतृत्व की अवधारणा इसी विचार में प्रभावित होती है। तो देखिए, मॉडर्न पॉलिटिक्स में हम करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं, है ना। मॉडर्न पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो भाई करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं। लेकिन क्लासिकल ट्रेडिशन का मानना था कि पॉलिटिक्स को मोरालिटी से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो के अकॉर्डिंग रूलर को फिलॉसफर होना चाहिए, है ना।
प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था कि रूलर को फिलोसोफर होना चाहिए, और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट का ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स को विर्टस बनाना है। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स का पर्पस सिर्फ रूल बनाना नहीं बल्कि मॉरल डेवलपमेंट भी है। आज भी एथिकल लीडरशिप और गुड गवर्नेंस की डिस्कशन में क्लासिकल ट्रेडिशन रेलेवेंट बनी हुई है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। न्याय की अवधारणा। तो देखिए इसमें क्या है, जस्टिस यानी न्याय क्लासिकल थिंकर का सेंट्रल कंसर्न था। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस तब होता है जब हर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करे और दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे। एरिस्टोटल ने जस्टिस को फेयरनेस और इक्वालिटी के साथ जोड़ा। आज सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटीज़ की जो डिबेट्स होती है उनकी जो रूट्स हमें क्लासिकल ट्रेडिशन में ही मिलती है ना। The classical thinker stressed that ruler should govern in public interest rather than for personal gain। तो जो भी काम हो वो सबके फेयरनेस और इक्वालिटी के साथ हो। ठीक है, ये नहीं कि सब अपना इंडिविजुअल या पर्सनल गेन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप एंड सिविक पार्टिसिपेशन। नागरिक एवं जन सहभागिता। तो देखिए इसमें क्या है, अरस्तु ने नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी नागरिक सहभागिता, मतदान और जनमत का अत्यधिक महत्व दिया। तो एरिस्टोटल ने कहा मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, है ना। मैन जो है वो नेचर से ही एक पॉलिटिकल एनिमल है, यानी मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, याद रखना आपको, ये लाइन आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक अच्छा सिटीज़न वो है जो स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आज डेमोक्रेसी में वोटिंग होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है उस पर क्लासिकल ट्रेडिशन का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, सर्च ऑफ जस्टिस, सुशासन की अवधारणा। तो देखिए क्लासिकल थिंकर्स के लिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर था, है ना, पब्लिक वेलफेयर था। उन्होंने रूलर्स को पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने की सलाह दी। ठीक है, आज हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। इन सब आइडियाज़ का इंटेलेक्चुअल सोर्स कहीं ना कहीं क्लासिकल ट्रेडिशन है। ठीक है, शास्त्रीय चिंतकों ने शासकों के गुणों और लोक कल्याणकारी शासन पर विशेष बल दिया। आज भी उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की अवधारणा इसे परंपरा की देन मानी जाती है। ओके, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव। देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लासिकल ट्रेडिशन सिर्फ अपने समय तक सीमित नहीं रही, है ना। बाद में आने वाले थिंकर जैसे मैकियावेली हो गया, ठीक है, हॉब्स हो गया और लॉक हो गए, रूसो हो गए, हेगल हो गए, सब किसी न किसी रूप में क्लासिकल ट्रेडिशन से प्रभावित रहे। यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट क्लासिकल ट्रेडिशन के बिना समझा नहीं जा सकता है।
ओके। अब देखिए, अब आलोचना तो होगी, बिना आलोचना के पॉलिटिकल साइंस हो ही नहीं सकता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, तो एक सवाल उठता है कि क्या क्लासिकल ट्रेडिशन परफेक्ट थी? क्या क्लासिकल ट्रेडिशन परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं थी भाई। प्लेटो का आइडियल स्टेट बहुत आइडियलिस्टिक माना जाता है। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना था जो आज के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के विरुद्ध है। वुमेन को भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया, इसलिए क्लासिकल ट्रेडिशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद इसका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। यद्यपि शास्त्रीय परंपरा ने राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण आधार माना है। ठीक है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। कंक्लूज़न, तो देखिए, क्लासिकल ट्रेडिशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की फाउंडेशन है, आपको ये याद रखना है। क्लासिकल ट्रेडिशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन है। न्याय हो गया, नागरिकता हो गई, नैतिकता हो गया, सुशासन, लोक कल्याण यानी कि जस्टिस, सिटीजनशिप, एथिक्स, गुड गवर्नेंस और कॉमन गुड जैसे कंसेप्ट को समझने के लिए क्लासिकल ट्रेडिशन का अध्ययन आज भी आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लासिकल ट्रेडिशन के जो आइडियाज़ हैं वो पुराने ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उनकी रेलेवेंस आज भी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 कीवर्ड्स आपको याद रखना है। पहला क्या है? जस्टिस, ठीक है, न्याय, सिटीजनशिप, एथिक्स, गुड गवर्नेंस, कॉमन गुड्स यानी न्याय, नागरिकता, नैतिकता, सुशासन और लोक कल्याण। अगर आप इन 5 कंसेप्ट को क्लासिकल ट्रेडिशन से कनेक्ट कर पाएँ तो आप आसानी से 10-15 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेल्युएट J.S. मिल व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। प्रतिनिधि सरकार पर J.S. मिल के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर जॉन स्टुअर्ट मिल के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के विचारों को समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले फिर से एक सिंपल सा सवाल। देखिए, अब मेरा ये सवाल है कि डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है? डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट बनाना? सिर्फ गवर्नमेंट बनाना या सिटीजन्स को डेवलप करना भी? मिल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रूलर चूज़ करना नहीं है, बल्कि सिटीजन्स को पॉलिटिकली अवेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाना भी है। इसलिए मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सबसे अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म माना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार का अर्थ। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिंपल मीनिंग है ऐसी गवर्नमेंट जहां सिटीजन्स डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिंपल मीनिंग है ऐसी गवर्नमेंट जहां सिटीजन्स डायरेक्टली रूल नहीं करती, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से गवर्नेंस चलाती है ना। यानी लोग अपने प्रतिनिधियों के थ्रू गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मिल के अकॉर्डिंग ये सिस्टम फ्रीडम और डेमोक्रेसी दोनों को बैलेंस करता है। ठीक है, चलिए तो हम ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रतिनिधि सरकार सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। तो मिल का मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों? मिल का क्यों मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, और अगर वो पब्लिक
इंटरेस्ट में काम नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हटा दिया जा सकता है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, देयर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसका हिंदी, प्रतिनिधि सरकार सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मिल का मानना था कि प्रतिनिधि सरकार सबसे उत्तम प्रणाली माना जाता है क्योंकि इसमें जनता अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी बनी होती है। अगर सरकार जो है वो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर सरकार जनता के फेवर में अगर काम नहीं करेगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ओके, राजनीति सहभागिता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता का महत्व, तो मिल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही माना जाता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिटीजन्स को एजुकेट करती है। ठीक है, जब लोग वोटिंग करते हैं, पब्लिक इशू डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट होता है। मिल कहते हैं कि डेमोक्रेसी का सक्सेस एक्टिव सिटीजन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। तो स्टूडेंट देखो, मिल जो है ना लिबर्टी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक है। मिल जो हैं लिबर्टी के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक थे। उनका मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो तो वो तुरंत अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो तो टायरनी का डेंजर हो सकता है। तो टायरनी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर जब कोई व्यक्ति या छोटा समूह बिना किसी नियम कानून या संविधान के डर के दूसरों पर पूरी शक्ति या क्रूरता के साथ, है ना, शासन करता है, उसको तानाशाही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे डिक्टेटरशिप होता है ना, उसी को हम बोलते हैं टायरनी। ओके, और फिर इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना बाकी है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, इसीलिए लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा, देखिए ये रहा, टायरनी का मतलब ये रहा, सरकार की निरंकुशता की संभावना को कम करती है। ओके, बहुलता मतदान, प्लूरल वोटिंग। तो अब आते हैं मिलके सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर, प्लूरल वोटिंग। प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या होता है? प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या होता है? मिल का मानना था कि एजुकेटेड और क्वालिफाइड सिटीजन्स को ऑर्डिनरी सिटीजन्स के अधिक से अधिक वोट्स मिलने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिटिकल जजमेंट्स को इम्प्रूव करती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन और एक पॉलिटिकली अनवेयर पर्सन, ठीक है, एक जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन और एक पॉलिटिकली अनअवेयर पर्सन के वोट को कम्प्लीटली इक्वल नहीं माना जा सकता। ये मिल का आर्गूमेंट था। ठीक है, तो शॉर्ट इवैल्यूएशन, लेकिन इस पॉइंट्स पर उनकी सबसे, यही मिल का आर्गूमेंट था, लेकिन इसी पॉइंट्स पर उनकी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। ने कहा कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर बेस नहीं होती है। ठीक है, क्या कहा था, जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर डिपेंड ही नहीं होती। अगर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा वोट्स दिए जाएंगे तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व
तो Mill emphasized the protection of minority interest. He argued that democracy should not become the role of the majority alone. Minority voice must also be representative. तो मिल मेजॉरिटी रूल को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो मेजॉरिटी टायरनी के खिलाफ भी थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस जो है वो डाइवर्सिटी और इंक्लूज़न में है। इसलिए मिल ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसी आइडियाज़ को सपोर्ट किया है। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन का समर्थन। तो मिल ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का समर्थन किया, क्योंकि उनके माध्यम से नागरिक प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तो देखिए, मिल ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग स्कूल कहा था। ठीक है, क्या कहा था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग स्कूल कहा था। उनका मानना था कि लोकल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करके सिटीजन्स गवर्नेंस को प्रैक्टिकली लेवल पर समझते हैं। इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती है। आज पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंस में भी हमें मिल के आइडियाज़ की झलक मिलती है। ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा दिया, नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास पर बल दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का समर्थन किया गया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया और उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को मजबूत बनाया। Promoted democratic participation, emphasized political education of citizens, supported individual liberty। तो देखिए, जो मिल की थ्योरी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को सिर्फ वोटिंग तक लिमिट नहीं किया, उन्होंने सिटीज़न डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एजुकेशन, लिबर्टी और माइनॉरिटी राइट्स पर भी एम्फसाइज़ किया था, है ना। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थे, है ना, कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी थे। प्लूरल voting violates the democratic principle of political equality. Some of his ideas are difficult to implement in modern mass democracies। तो देखिए, इनकी जो लिमिटेशन थी, जो इनकी क्रिटिसिज्म की गई थी, वो की गई थी प्लूरल वोटिंग डेमोक्रेटिकली। तो इसमें क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया कि प्लूरल वोटिंग डेमोक्रेटिक इक्वलिटी के प्रिंसिपल के विरुद्ध माना जाता है। उनके आइडियाज़ में एजुकेटेड एलाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी वजह से कई स्कॉलर्स उनके अप्रोच को पार्टली एलिटिस्ट भी मानते हैं। ठीक है। कंक्लूज़न, तो जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फ्रीडम, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी को बेस्ट कॉम्बिनेशन माना था। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का रियल ऑब्जेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट बनाना नहीं था, बल्कि बेटर सिटीजन्स बनाना है। यही बात मिल को दूसरे लिबरल थिंकर से अलग बनाती है। आज भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, माइनॉरिटी राइट्स और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के डिबेट्स में मिल के आइडियाज़ की रेलेवेंस बनी हुई है। ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए 5 कीवर्ड्स क्या क्या आपको याद रखना है? पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक भागीदारिता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन यानी कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, और लास्ट प्लूरल वोटिंग बहुमत मतदान। ठीक है। तो ये 5 कीवर्ड्स आप याद कर लीजिएगा, फिर आंसर आप आसानी से जे.एस. मिल का आए तो पूरा आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है। आप बस वीडियोज़ देख के चले जा रहे हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इवन आप
कमेंट में बताइए आपको जो भी टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।